नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट फ्लेमिंगो को वन शॉट में करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार दोस्तों, सीबीएसई के टर्म फर्स्ट के अंदर जो फ्लेमिंगो है यार, उसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है और यहाँ पर से 3 चैप्टर प्रोज वाले हैं और 3 चैप्टर पोएम के हैं। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी 6 चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को। द लास्ट लेसन, इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसो डाउड ने। दोस्तों इस चैप्टर में अल्फोंसो फ्रैंक-प्रूशियन वॉर के बारे में बताते हैं, जो कि 1870-71 के टाइम की कहानी है। दोस्तों इस वॉर में फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी और जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था और बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहां से ये ऑर्डर आया था कि अब इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं वहां पर फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इससे एक स्कूल के टीचर मिस्टर एम हेमेल, उनके बच्चे और सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रेंच नाम के एक लड़के से, जो कि अपने स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। उसको अपने क्लास टीचर मिस्टर एम हेमेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है और आज के दिन तो मिस्टर एम हेमेल उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले थे और फ्रेंच को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना वो स्कूल को बंक कर ले। तो इसलिए वो अपने रास्ते को डाइवर्ट कर लेता है और वो एक जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो वो अपना रास्ता वापस पलट लेता है और स्कूल की तरफ वापस चला जाता है। जब फ्रेंच स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो उसको रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है। जैसे ही फ्रेंच टाउन हॉल के सामने से निकलता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और सालों से उस बोर्ड पर कुछ बुरी खबरें ही छप रही थी। उस बोर्ड पर फ्रांस की हारी हुई लड़ाइयों और गुम हो गए सिपाहियों की खबरें छपती थी। अब फ्रेंच स्कूल के सामने पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां से बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो ये होता था कि जब भी क्लास स्टार्ट हो जाया करती थी तो सभी बच्चों का एक साथ शोर आता था, वो सभी साथ में लेसन्स को रिसाइट करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था। यूजुअली फ्रेंच इस शोर शराबे में क्लास के अंदर घुस जाया करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उसको सभी बच्चों के सामने क्लास में जाना पड़ा। उसको लग रहा था कि अब एम हेमेल उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एम हेमेल उसे प्यार से बोलते हैं कि आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। फिर फ्रेंच अपनी सीट पर बैठ जाता है और वो देखता है कि आज एम हेमेल ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और ये कपड़े एम हेमेल कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनीज और कुछ बड़े बड़े ओकेजन्स पर ही पहना करते थे। आज के दिन क्लास भी बहुत ज़्यादा शांत थी और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली बात थी वो ये थी कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वो क्लास के सबसे पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए थे और वो भी एकदम शांत थे। फिर एम हेमेल एक पोडियम पर चढ़ते हैं और वो सभी से बोलते हैं, हे बच्चों, आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। और वो बोलते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर में बताया गया है कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन में जितने भी स्कूल हैं वहां पर अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज आप लोगों की लास्ट क्लास होने वाली है फ्रेंच की। कल से आपके लिए एक नया टीचर आ जाएगा। फ्रेंच एम हेमेल की इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसे अफसोस भी होता है कि क्यों उसने फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया। उसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे एम हेमेल भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि एम हेमेल एक सनकी इंसान है, लेकिन एम हेमेल की कुछ बातें सुनने के बाद उसे फ्रेंच लैंग्वेज अब अच्छी लगने लग गई थी और एम हेमेल भी अब उसे अच्छे लगने लग गए थे, क्योंकि उसको पता था कि अब कल से ये हमें नहीं पढ़ाएंगे। फिर मिस्टर एम हेमेल ने सभी बच्चों से एक एक करके पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा। अब फ्रेंच की बारी आ गई थी, तो फ्रेंच अपनी सीट से खड़ा होता है और वो पार्टिसिपल्स के बारे में बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो इस पर मिस्टर एम हेमेल उससे कुछ नहीं कहते हैं और उसे बैठने के लिए कह देते हैं। मिस्टर एम हेमेल ने इस बात की चिंता जताई कि एल्सेस के लोग फ्रेंच भाषा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। उसने बोला कि वो अपनी मातृभाषा को सीखना टालते रहते हैं। फिर मिस्टर एम हेमेल ने बोला कि फ्रेंच इस दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, ये सबसे क्लियर और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और फ्रेंच के सभी लोगों को इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं और खिड़कियों के नीचे जर्मन सिपाहियों के ट्रम्पेट बजाने की आवाज़ आने लग जाती है।
तो ये सब सुनकर मिस्टर एम हेमेल एकदम घबरा जाते हैं और उनका चेहरा एकदम डल हो जाता है। एम हेमेल अपने बच्चों से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वी विल लव फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। और फिर बिना कुछ बोले वो अपने जेस्चर से क्लास को डिसमिस कर देते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने। अनीस जंग ने एक बुक लिखी थी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, और उसी बुक से इस चैप्टर को लिया गया है। इस चैप्टर में अनीस जंग दो बच्चों के बारे में बात करती है। एक बच्चे का नाम है साहेब जो कि सीमापुरी में रहता है और दूसरे बच्चे का नाम है मुकेश जो कि फिरोजाबाद में रहता है। नरेटर इस चैप्टर में बताती है कि कैसे गरीबी के कारण इन दोनों बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं, वो अपने सपनों को नहीं पा पाते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अनीस जंग से, जिसकी रोज मुलाकात होती है साहेब से और वो रोज सुबह कचरे के ढेर से कचरा बीनने आता है। साहेब ढाका बांग्लादेश से आया है लेकिन अब वो अपने घर के बारे में सब कुछ भूल चुका है। साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम, मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन साहेब को अपने नाम का मतलब नहीं पता है। साहेब के कुछ और दोस्त भी हैं जो उसके साथ सुबह सुबह कूड़ा बीनने आया करते थे। उन सभी लोगों के पास चप्पल नहीं थी और उनमें से कोई भी स्कूल भी नहीं जाता था क्योंकि उनके घरों के आसपास स्कूल भी नहीं थे। ये सभी बच्चे सुबह सुबह वहाँ पर कचरा बीनने आते थे और दोपहर तक ये सभी वहाँ से गायब हो जाया करते थे। ये सभी लोग सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली के बाहर का एक इलाका है जहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है। ये सभी लोग 1971 में बांग्लादेश से इंडिया में आए थे और इनके पास कोई परमिट या फिर आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। बस इनके पास एक राशन कार्ड है जिससे ये वोट दे सकते हैं और अपने लिए थोड़ा सा राशन ले सकते हैं। यहाँ की औरतें भी फटी पुरानी साड़ियों में रहती है और इन सभी लोगों के घर मिट्टी के हैं जिन पर टिन की छत लगी हुई है। सीमापुरी एक बहुत ही ज़्यादा गंदा इलाका है जहाँ पर न तो प्रॉपर नालियाँ हैं और न ही इन लोगों के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था है। और पिछले 30 सालों से 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स इस कंडीशन में रह रहे हैं। तो साहेब जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो जिंदा रहने के संघर्ष में अपने पेरेंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स भी रैग पिकिंग करते हैं और फिर साहिब और ये भी रैग पिकिंग करने लग जाते हैं। जब ये छोटे रहते हैं तो इनके लिए कचरा एक वंडर की तरह होता है जिसमें से इन्हें कभी बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल जाया करती है, जैसे कभी सोने का सिक्का मिल गया, कभी चांदी का सिक्का मिल गया। तो इसलिए ये सब लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कचरा बीनने में। और बड़े लोगों के लिए तो कचरा जीने का एक सहारा था। सीमापुरी के सभी लोगों के लिए जीने का मतलब था कचरा बीनना। एक सुबह नरेटर को साहेब क्लब के गेट पर मिलता है जहाँ पर दो बच्चे व्हाइट ड्रेस पहनकर टेनिस खेल रहे थे। उन दोनों बच्चों ने बहुत ही अच्छे स्पोर्ट शूज़ पहन रखे थे और पास ही खड़े साहिब ने भी स्पोर्ट शूज़ पहन रखे थे, लेकिन वो स्पोर्ट शूज़ एक अमीर बच्चे के थे जिसने उसे त्याग दिया था क्योंकि उसमें एक होल हो गया था। लेकिन साहिब के लिए तो वो स्पोर्ट शूज़ किसी सपने के साथ होने जैसे थे क्योंकि साहिब के पास पहनने के लिए चप्पल तक भी नहीं थी। फिर साहिब एक टी स्टॉल पर काम करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर से उसको 800 रुपये पर महीना और 2 टाइम का खाना मिलता था। साहिब इससे खुश तो था, लेकिन फिर भी उसको वो कैनिस्टर जो कि उसके मालिक ने दिया था चाय सप्लाई करने के लिए, वो भारी लगता था अपने रैक पिकिंग वाले बैग से, क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तब तो वो अपना खुद का मालिक था। वो जब चाहे रैक पिकिंग कर सकता था और जब नहीं चाहे वो अपने घर पर भी रह सकता था। लेकिन अब वो बन चुका था और अब वो खुद का मालिक नहीं था, वो कैनिस्टर उस चाय वाले का, उस टी स्टॉल मालिक का था। तो ये तो थी साहिब की कहानी जो कि सीमापुरी में रहता है। अब हम देखेंगे मुकेश की कहानी जो कि फिरोजाबाद में रहता है। तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसका ये सपना एक मिराज की तरह है जिसका सच होना बहुत मुश्किल है। वो एक धूल भरी गली में रहता है और फिरोजाबाद बेंगल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर हर एक घर छोड़कर लोग बेंगल बनाने की इंडस्ट्री में लगे हुए रहते थे। फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे गैर कानूनी रूप से हाई टेम्परेचर वाली ग्लास फर्नेस में काम किया करते थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बदबूदार गलियों में रहते थे जहाँ पर हमेशा कूड़ा कचरा फैला हुआ ही रहता था और इनके मकान भी झोपड़ियों की तरह है जिनकी दीवारें भी अब आधी गिर चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने घर को रेनोवेट करा सकें। इनके घर भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं
और इसी कारण यहाँ पर जानवर और इंसान दोनों साथ रहते हैं। जानवर इसलिए इनके साथ रहते हैं क्योंकि ये लोग जानवर को पालते थे और जानवर को रखने के लिए इनके पास कोई बड़ी जगह नहीं होती थी, तो इन लोगों को अपने ही घर में इन जानवरों को रखना पड़ता था और इसीलिए जानवर और इंसान साथ रहते थे। गरीबी के कारण ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते थे और इनके बच्चों को भी इन ब्लास्ट फर्नेस में काम करना पड़ता था ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और मुकेश भी एक ऐसी फैमिली से है जो कि बेंगल बनाती है। एक बार उसकी दादी के सामने उसके दादाजी अंधे हो गए थे क्योंकि वो जब बेंगल बना रहे थे तो कांच का एक टुकड़ा उनकी आंख में चल गया था और इसी के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये एक भगवान की देन है और उन्हें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इंडिया में बेंगल्स की एक खास इंपॉर्टेंस है। इंडिया में बेंगल को सुहाग की एक निशानी माना जाता है और इसको जो भी मैरिड वुमेन होती है वो धारण करती है। टाइम के साथ फिरोजाबाद बहुत कम चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जितने भी यूथ थे उनके अब सारे सपने मर से गए हैं और वो भी इस बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने पूरे जीवन को, अपने पूरे चाइल्डहुड को बर्बाद कर रहे हैं। फिरोजाबाद के लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव की तरह एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिचौलिए इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो ये मनी लेंडर से पैसे लेते हैं और जब ये पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो जो पुलिसमैन्स होते हैं वो भी इनको प्रताड़ित करते हैं और इसी कारण ये गरीबी के एक ऐसे विशियस सर्कल में पड़ जाते हैं जिससे ये कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन मुकेश इन सबसे थोड़ा अलग है, उसके कुछ नए ड्रीम्स हैं और जब एक बार नरेटर मुकेश से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाओगे, तो इस पर मुकेश कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ वही कार चलाना चाहता हूँ जो कि फिरोजाबाद की सड़कों पर चलती है। और नरेटर उससे ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछती है क्योंकि फिरोजाबाद से कई बार एरोप्लेन उड़ा करते थे। तो दोस्तों, अनीश जंग ने इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग इसलिए रखा क्योंकि स्प्रिंग एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है, ये एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मौसम होता है जिसको हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो अनीश जंग ने चाइल्डहुड को स्प्रिंग से कंपेयर किया है जिसको मिस नहीं किया जा सकता। लेकिन गरीबी के कारण साहिब और मुकेश जैसे बच्चों को अपनी लाइफ को कूड़े के ढेर पर या फिर ब्लास्ट फर्नेस में स्पेंड करनी पड़ती है और इससे ये अपने पूरे चाइल्डहुड को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। तो यार मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। हमारा अभी कंप्लीट इंग्लिश का एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसको आप एकदम फ्री में जिसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जरूर से यार उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना। अभी 1 से 3 नवंबर तक ये वाला क्रैश कोर्स आप लाइव देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप इस कंप्लीट क्लास को देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, एकदम फ्री है, कोई आपसे रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। अनलॉक कोड यूज़ करना है APPedia, जिससे एकदम फ्री में आपको एंट्री वहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यार हमारे बहुत सारी प्लस क्लासेस और बैच कोर्सेज भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, तो एक बार आप जरूर से उसको भी विजिट कर लीजिएगा। अपनी अनअकैडमी के प्रोफाइल के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन उसके बाद यार बच्चा पार्टी अभी अनअकैडमी आपके लिए लाया एक दिवाली स्पेशल ऑफर जिसके अंदर यहाँ पर मॉक टेस्ट रहेंगे और बिल्कुल ये क्लास 10th एंड 12th के लर्नर्स के लिए रहेंगे, जिससे आपकी टर्म फर्स्ट की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी। तो यार बच्चा पार्टी जरूर से इसमें एनरोल कर लीजिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शाम को 5 से 6:30 बजे तक के वाले टेस्ट रहते हैं एंड बहुत ही कमाल धमाल यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। इसके अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक्स भी मिलने वाली है। तो बिल्कुल यार बहुत ही अच्छा है कि ये फ्री तरीका है जिससे आप अपनी टर्म फर्स्ट की तैयारी का जायजा ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनलॉक कोड यहाँ पर भी आपको यूज़ करना है APPedia। तो डीप वाटर चैप्टर में विलियम डगलस अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनको चाइल्डहुड में पानी का फियर था और फिर क्या क्या स्टेप्स उन्होंने फॉलो करी उस फियर को ओवरकम करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। विलियम डगलस की एक बुक है और उस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। तो विलियम डगलस की उसी बुक से इस ऐसे को लिया गया है। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने किसी भी आंसर में कोट कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि द डीप वाटर चैप्टर दैट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन रिटन बाय विलियम डगलस डिपिक्ट्स दिस इंफॉर्मेशन। तो मतलब आप इस इंफॉर्मेशन को अगर अपने आंसर में लिखते हैं तो आपका आंसर और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो अब हम चालू करते हैं हमारी स्टोरी को। तो स्टोरी चालू होती है विलियम डगलस से, जो कि अब सोचता है कि वो स्विमिंग सीखेगा। तो स्विमिंग सीखने के लिए वो पास ही बने YMCA पूल में जाता है। उसके घर के पास यकीमा नाम की रिवर भी होती है
लेकिन वो सोचता है कि YMCA पुल यकीमा रिवर से तो ज़्यादा ही सेफ है, तो इसलिए वो YMCA पुल जाता है। YMCA पुल एक बहुत ही बड़ा पुल होता है जहाँ पर एक साइड में तो 2 से 3 फीट गहरा पानी होता है और दूसरी साइड में 9 फीट गहरा पानी होता है। विलियम डगलस को पानी का फियर होता है और ये फियर उसके बचपन से उसके साथ था, क्योंकि जब एक बार वो अपने पापा के साथ यकीमा रिवर के किनारे पर जाता है तो वहाँ पर एक सी वेव उसके ऊपर से निकल जाती है और इससे वो पानी के नीचे पूरी तरह दब जाता है। तो तभी से उसको एक पानी का फियर हो जाता है और ये फियर उसके दिल में अभी तक रहता है। तो जैसे ही राइटर YMCA पुल के वहाँ पर जाता है तो उसका वो चाइल्डहुड फियर वापस उजागर हो जाता है और उसे पानी से डर लगने लगता है। तो वो पुल के किनारे पर खड़ा हुआ होता है और तब वो वहाँ पर अकेला ही होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बड़ा सा लड़का आता है और वो लड़का आते ही राइटर को बोलता है, हे स्किनी, और उसके बाद वो बड़ा सा लड़का राइटर को पूल में टॉस कर देता है। राइटर पुल के सबसे गहरे एंड पर था और धीरे धीरे राइटर नीचे जाता जा रहा था। तो जैसे वो नीचे जा रहा था तो उसके मन में एक विचार आ रहा था। वो सोच रहा था कि जैसे ही वो तले तक पहुंच जाएगा तो वहां से वो एक बड़ी सी छलांग मारकर वापस ऊपर आ जाएगा और ऊपर आते ही फिर वो तैर कर 9 फीट वाली साइड से 2 से 3 फीट वाली साइड पर चला जाएगा। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जब विलियम डूब रहा होता है तो उसे वो 9 फीट 90 फीट की तरह लगते हैं और जैसे ही वो नीचे के साइड जाता है तो वो एक बड़ी सी छलांग ऊपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा वो एक्सपेक्ट करता है वैसा नहीं होता है। वो बहुत ही धीरे धीरे ऊपर पहुंच रहा था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। वो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। विलियम आवाज़ देने की कोशिश करता है लेकिन पूल से बाहर उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। पूल की सतह तक नहीं पहुंचने के कारण वो एकदम घबरा जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती है और उसके हाथ पैर भी अब सुन्न हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे पानी में वापस नीचे की ओर चला जाता है। विलियम अब बेहोश हो जाता है और जैसे ही विलियम की आंखें खुलती है तो वो पूल के साइड में उल्टे पेट पड़ा हुआ होता है और उसके पास में वही लड़का होता है जिसने उसे टॉस किया था। और वो लड़का विलियम से कहता है कि मैंने तो एक छोटा सा मजाक किया था, तुम तो डूबने ही लग गए थे। लेकिन ये तो विलियम ही जानता था कि कैसे वो मौत के मुंह तक पहुंच चुका था। इस इंसिडेंट का डर विलियम के दिल में बैठ जाता है और वो अब कभी स्विमिंग पूल के आसपास भी नहीं जाता और कभी अगर वो बाय चांस स्विमिंग पूल के पास में चला भी जाता था तो पास जाते ही उसके हाथ पैर फूल जाया करते थे और वो एकदम सुन्न सा पड़ जाया करता था। बहुत दिनों बाद राइटर की वापस स्विमिंग सीखने की इच्छा होती है और वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करता है। तो इंस्ट्रक्टर उसको पूल पर ले जाता है और इंस्ट्रक्टर विलियम से हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग करवाता था। इंस्ट्रक्टर ने विलियम को स्विमिंग सिखाने के लिए उसके चारों तरफ बेल्ट बांध दिया और फिर उस बेल्ट से एक रस्सी बांधी जो कि पुली से होते हुए स्विमिंग पूल के बाहर तक जाती थी। राइटर उसी रस्सी से बंधे होकर पूल के चारों तरफ घूमता था और उसके डर को खत्म होने में 3 महीने लग जाते हैं। विलियम को रस्सी के सहारे तैरना आ जाता है। अब इंस्ट्रक्टर विलियम को पानी में सांस लेने की कला सिखाता है, क्योंकि पिछले बार जब वो 9 फीट वाले एंड पर था तो वो सांस नहीं ले पा रहा था और इसी कारण उसे पानी से डर भी हो जाता है। तो इसी डर को दूर करने के लिए अब इंस्ट्रक्टर उसे पानी में सांस लेना सिखाता है। विलियम इस टेक्निक की बहुत बार प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करने के बाद उसे अब पानी में सांस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद इंस्ट्रक्टर विलियम को टांगे चलाना सिखाता है और इसकी भी विलियम को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अब विलियम का पानी का डर लगभग ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी भी जब विलियम पानी के पास जाता है तो उसका बचपन वाला फियर वापस रिवाइव हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इसी डर को दूर करने के लिए विलियम वेंटवर्थ जाता है और वहाँ पर ट्रिक्स आइलैंड से वो छलांग मार लेता है और फिर 2 मील की दूरी तय करने के बाद वो स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर पहुँच जाता है और अब उसका पानी का फियर एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था और इस एक्सपीरियंस को विलियम कभी भी नहीं भूल सकता था। विलियम के लिए इस एक्सपीरियंस का एक डीप मीनिंग था। विलियम ने इस एक्सपीरियंस से 2 बातें सीखी थी, एक तो टेरर ऑफ डेथ और एक टेरर ऑफ फियर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ द फियर इटसेल्फ, मतलब वो डर ही एक चीज़ है जिससे हम डरते हैं। ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसको कॉन्कर किया जा सकता है। जैसा कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम इंडोमिटेबल विल, मतलब जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप मन से किसी चीज़ को चाह लेंगे तो आप आराम से उस चीज़ को पा लेंगे। दोस्तों, आप इस लाइन को अपनी एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ द फियर इटसेल्फ। और सेकेंड महात्मा गांधी वाली लाइन, मतलब स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम इंडोमिटेबल विल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो की पोयम माय मदर एट 66 के बारे में। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस पोयम की राइमिंग स्कीम। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी पोयम की राइमिंग स्कीम को निकाल सकते हैं। प्लस मैं आपको बताऊंगा इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम से लेकर आउट ऑफ देयर होम्स तक। तो आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इस स्ट्रेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है डोज। डोज का मतलब होता है ऊँघना, मतलब छोटी सी झपकी लेना। सेकेंड वर्ड है एशन। एशन का मतलब होता है पेल एंड ग्रे लाइक एन ऐश, मतलब पीला और ग्रे ऐश की तरह, राख की तरह। थर्ड वर्ड है कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब लाश। फोर्थ वर्ड है मैरी। मैरी का मतलब होता है खुश, यानी हैप्पी। फिफ्थ वर्ड है स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब होता है मूविंग आउट क्विकली, मतलब कहीं से भी बहुत तेज़ी से बाहर निकलना। तो इस पोएम की स्टार्टिंग होती है कमला दास से, जो कि अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। उसके साथ उसकी माँ भी होती है। यहाँ पर कमला दास कार को ड्राइव कर रही होती है और उसी के पास उसकी माँ भी बैठी हुई होती है। तो थोड़ी सी दूर चलकर जब पोएट अपनी माँ की तरफ देखती है तो देखती है कि उसकी माँ छोटी सी झपकी ले रही है, मतलब वो सो रही है और उसका जो मुंह है वो भी खुला हुआ है। तो ये सब देखकर कमला दास अपनी माँ को ऐश से कंपेयर करती है। ऐश का मतलब होता है राख। तो यहाँ पर राख से इसलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि राख में भी कोई जान नहीं होती है। और जब पोएट उसकी माँ की तरफ देख रही थी तो ऐसा ही लग रहा था कि उनमें भी कोई जान नहीं है और पोएट के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये सब देखकर पोएट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। पोएट को ऐसा लगता है कि उसकी माँ किसी और वर्ल्ड से आई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और बूढ़ी होने के कारण उसकी माँ की फेस का ग्लो पूरा हट चुका था। लेकिन फिर पोएट अपना ध्यान अपनी माँ से हटाकर कार के बाहर लगाती है और जैसे ही पोएट कार की बाहर देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ट्री उसका पीछा कर रहे हों, मतलब ट्री स्प्रिंट कर रहे हों। और ऐसा अमूमन हमें भी लगता है, जब हम कार में ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कार तो स्टेशनरी है और आसपास की सारी चीज़ें हमारा पीछा कर रही है या फिर वो भी हमारे साथ साथ दौड़ रही है। तो ऐसा ही कुछ पोएट को भी लगता है। फिर वो जब थोड़े से और आगे ड्राइव कर लेती है तो वो बाहर देखती है तो बाहर उसको दिखते हैं कुछ बच्चे जो कि अपने घर से बहुत ही खुशी खुशी बाहर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर पोएट इन दो नज़ारों को कंपेयर करना चाहती है। पोएट ये दिखाना चाहती है कि कैसे कार के अंदर का जो वातावरण है वो एकदम स्टिल है, जहाँ पर न उसकी मम्मा कुछ बोल रही है न वो खुद कुछ बोल रही है, जबकि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा जॉयस है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी खुशी है। जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था इस पोएम का फर्स्ट स्ट्रेंजा। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में इसी तरह का कुछ स्ट्रेंजा दिखेगा, जहाँ पर नीचे कुछ 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे। तो आइए अब हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज पोएट ड्राइविंग टू, मतलब पोएट कहाँ पर ड्राइव कर रही थी। तो पोएट अपने घर से, मतलब फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट वो ड्राइव कर रही थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड शी नोटिस वाइल हर मदर सेट बिसाइड हर, मतलब जब उसकी माँ उसके पास बैठी थी तो उसने क्या नोटिस किया। तो पोएट ने नोटिस किया कि उसकी माँ डोज कर रही थी, मतलब वो एक लाइट स्लीप ले रही थी और उसका मुंह भी खुला था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड हर मदर्स फेस लुक लाइक दैट ऑफ कॉप्स, मतलब उसकी माँ का फेस एक डेड बॉडी की तरह क्यों लग रहा था। तो ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसकी माँ की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इस पोएम में उसकी एज दे रखी है 66 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन फेल्ट। तो इस पैसेज में फेल्ट आपको मिलता है रियलाइज्ड की जगह। सेकेंड वर्ड है स्लीप लाइटली, मतलब हमें इस पूरे पैसेज में बताना है कि किस वर्ड का मीनिंग स्लीप लाइटली होगा।
तो जो वर्ड डोज होता है उसका मतलब होता है स्लीप लाइटली। थर्ड है डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को यहाँ पर दर्शाया गया है कॉर्प्स वर्ड से। तो सेकेंड स्टेंजा है आफ्टर द एयरपोर्ट से स्माइल एंड स्माइल तक। तो आइए अब हम इस स्टेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है सिक्योरिटी चेक। तो इस पोएम में एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बारे में बताया गया है। जैसे हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही हमारा सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो उसी सारी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड वर्ड है वैन। वैन का मतलब होता है कलरलेस, मतलब फीका। थर्ड वर्ड है पेल। पेल का मतलब होता है फेडेड येलोइश कलर। फोर्थ वर्ड है फेमिलियर। फेमिलियर का मतलब जाना पहचाना। फिफ्थ वर्ड है एक। एक का मतलब होता है डीप पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा में होना। तो अब पोएट और उसकी माँ एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही पोएट सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करती है तो वो पलटकर अपनी माँ की तरफ देखती है। बेसिकली यहाँ पर पोएट की मम्मा उसको ड्रॉप करने आई थी एयरपोर्ट तक। तो पोएट सिक्योरिटी चेक के बाद जब अपनी मम्मा को देखती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है। और पोएट अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर मून से कंपेयर करती है। यहाँ पर लेट विंटर मून इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सर्दियों का जो चांद होता है वो अपनी चमक और स्ट्रेंथ दोनों खो चुका होता है, तो उसी से यहाँ पर पोएट की माँ के चेहरे को कंपेयर किया गया है, जिसकी चमक अब जा चुकी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और अब उनकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं रही थी। और ये सब देखकर पोएट का बचपन का डर वापस ताज़ा हो जाता है। पोएट का बचपन का डर ये होता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो न दे, और अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर वापस पोएट को लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब उसको उसकी माँ से बिछड़ना होगा। लेकिन वो फिर स्ट्रेंथ को गैदर करती है, वो अपने फियर को दूर करती है और उसकी मम्मा को बोलती है अम्मा गुड बाय और मैं आपसे वापस मिलूँगी, और फिर वो एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। तो ये था सेकेंड स्टेंजा। आइए अब हम देख लेते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो जैसे ही कार आगे मूव कर रही थी तो अंदर से बैठे हुए ऐसा लग रहा था कि जो बाहर के ट्रीज हैं वो सब स्प्रिंट कर रहे हों। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड शी सी द चिल्ड्रन डूइंग, मतलब चिल्ड्रन क्या कर रहे थे। तो जब पोएट अपनी कार से बाहर देखती है तो वो देखती है कि जो चिल्ड्रन हैं वो हैप्पीली अपने घर से बाहर आ रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। तो पोएट सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी माँ की तरफ देखती है और अपनी माँ की तरफ देखने के बाद उसकी जो पुरानी यादें हैं वो सारी ताज़ा हो जाती है, लेकिन वो अपने फियर को एक जगह गैदर करती है और अपनी मम्मा को गुड बाय बोलती है और उनसे वापस मिलने की कामना करती है, और फिर एक स्माइल देकर वो वहाँ से चली जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू द लेट विंटर मून। तो यहाँ पर पोएट ने अपनी मदर के फेस को लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि जो लेट विंटर मून होता है, सर्दियों का चांद होता है, वो अपनी स्ट्रेंथ और चमक दोनों खो चुका होता है और बूढ़ी होने के कारण उसकी जो माँ है उसकी भी चमक अब जा चुकी थी। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें वर्ड बताना है पैसेज में जिनका मतलब होता है रनिंग फास्ट। तो स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट। सेकेंड है हैप्पी, तो मैरी का मतलब होता है हैप्पी। और थर्ड वर्ड है कलरलेस, तो जो इस पूरे स्टेंजा में वैन वर्ड है उसका मतलब होता है कलरलेस। तो ये थी हमारी कंप्लीट पोएम। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। तो ये जो पोएम है वो एक फ्री वर्ड्स की तरह लिखी हुई है, मतलब फ्री राइटिंग में इसको लिखा गया है और इस पूरी पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप राइमिंग स्कीम को फाइंड करना चाहते हैं किसी और पोएम में तो वहाँ पर आपको ऐसे देखना होगा कि जहाँ पर एंड के वर्ड्स मिलते हैं उस तरह से राइमिंग स्कीम को निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वर्ड्स हैं पेल और गेल, तो यहाँ पर पेल और गेल में थोड़ी सिमिलरिटी दिख रही है प्रोनाउंसिएशन में, तो यहाँ पर इसकी स्कीम हो जाएगी ए। फॉर एग्जाम्पल उसके अगली दो लाइन में कोई और मिलते जुलते वर्ड हैं लेकिन वो ऊपर से नहीं मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा ए बी बी। ऐसे अगर आगे भी ऐसा कुछ कंटिन्यू हो रहा है तो हो जाएगा ए बी बी सी सी ए बी सी। तो इस तरह से आप राइमिंग स्कीम को देख सकते हैं, लेकिन इस पोएम के लिए कोई भी राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस पोएम के कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है अलंकार, जो हम हिंदी में पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लिटरेरी डिवाइस है वो है सिमिली। सिमिली मतलब जब शब्दों का एक ही जैसा मीनिंग होता है लेकिन जो शब्द हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर सिमिली शो कर रहा है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और सेकंड है वैन, पेल एंड लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर तीनों वर्ड का मतलब लगभग एक ही है। सेकंड लिटरेरी डिवाइस है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे थॉट अवे,
और स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो ये भी एक रिपीटेशन वाला लिटरेरी डिवाइस है। और थर्ड लिटरेरी डिवाइस है सिंबल एंड इमेजेस, जहाँ पर किसी सिंबल के द्वारा किसी और अर्थ को समझाने की कोशिश की गई है। तो वो है यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन और विंटर्स मून। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो की पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है और आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव से अदर देन दिस तक। आइए अब मैं आपको इस स्ट्रेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है गस्टी। गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड। सेकेंड वर्ड है रूटलेस। रूटलेस का मतलब होता है जिस चीज़ की रूट ना हो, बिना जड़ वाला। थर्ड वर्ड है वीड्स। वीड्स का मतलब होता है अनलेस वाइल्ड प्लांट, मतलब जो फालतू जंगली पौधे होते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। फोर्थ वर्ड है पेलर। पेलर का मतलब होता है पेल फेसेस, मतलब येलो फेसेस जिसमें कोई शाइन नहीं है। और फिफ्थ वर्ड है स्टंट। स्टंट का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड या फिर अविकसित। तो इस स्ट्रेंजा की स्टार्टिंग होती है कुछ बच्चों से जो कि स्लमी एरिया में बने हुए एक क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं। ये सभी बच्चे अच्छी हवाओं और सी वेव से काफ़ी दूर हैं, मतलब ये जो इनका क्लासरूम है बहुत ज़्यादा डर्टी है और ये जो सी वेव्स और अच्छी हवाएं हैं ये एक अच्छे एनवायरनमेंट को बताती है। तो अच्छे एनवायरनमेंट से ये बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हैं। और जो इन बच्चों के बाल हैं उनको एक रूटलेस वीट से कंपेयर किया गया है। रूटलेस वीट का मतलब होता है वो पौधे जो कि जंगली पौधे होते हैं। तो आप भी कई बार देखते होंगे कि जब हम झुग्गी के आसपास जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके बाल बिल्कुल अनकेम्ड होते हैं, अनकॉम्ड होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और बिल्कुल एक जंगली झाड़ की तरह होते हैं। तो इसीलिए पोएट ने यहाँ पर उनके बालों को एक जंगली झाड़ से कंपेयर किया हुआ है। फिर पोएट एक लड़की के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उदास है और वो अपने सर को नीचे झुकाकर बैठी हुई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो अपने अनफॉर्चुनेट जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर पोएट एक लड़के के बारे में बताते हैं जो कि क्लासरूम में कोने में बैठा हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और पोएट यहाँ पर उसकी आँखों को चूहे की आँख से कंपेयर करते हैं, क्योंकि चूहे की आँख भी बहुत बड़ी बड़ी होती है और बाहर निकली हुई होती है। तो उस पतले से लड़के की आंखें भी ऐसी ही थी। वो लेसन को पढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो उसने डिजीज़ को इनहेरिट किया है अपने फादर से वो उसको एक एक करके रिसाइट कर रहा हो। फिर पोएट एक यंग लड़के के बारे में बताते हैं और ऐसा लगता है कि उस यंग लड़के की आंखों में बहुत सारे ड्रीम हैं। वो चाहता है कि वो इस गंदी जगह से बाहर निकले, बाहर जाकर खेले। और वो लड़का सपना देखता है कि एक गिलहरी खोखले पेड़ के आसपास खेल रही है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट स्ट्रेंजा। आइए अब हम देख लेते हैं इस स्ट्रेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दिस स्लम स्कूल लुक लाइक। तो जो इन स्लम में रहने वाले बच्चे हैं इनके फेसेस बहुत ज़्यादा पेल हैं, मतलब इनके फेस पर कोई भी शाइन नहीं है। और जो इनके बाल हैं वो एकदम अनकेम्ड है, अनकॉम्ड है, जिसको यहाँ पर रूटलेस वीट से कंपेयर किया गया है। सेकेंड है एक्सप्लेन वेटेड डाउन हेड, मतलब क्लास की एक लड़की ने अपने सिर को झुका रखा था और वो इसलिए झुका रखा था क्योंकि उसकी लाइफ में जितने भी मिसफॉर्च्यून हुए हैं वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी और उदास थी। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ दी अनलकी हियर एंड वॉट इज़ ही रिसाइटिंग, मतलब वो अनलकी लड़का कौन था और वो क्या रिसाइट कर रहा था। तो एक पतला दुबला सा लड़का था जिसकी आंखों को रेड आइज से कंपेयर किया गया है और वो अपनी फादर द्वारा इनहेरिट की गई डिजीजेस को रिसाइट कर रहा था। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, मतलब हमें पैसेज में से वर्ड बताना है जिसका मतलब ये होता है। फर्स्ट है ब्लोइंग स्ट्रांगली, तो गस्टी। सेकेंड है अनडेवलप्ड, तो इसका है स्टंट। और थर्ड है नॉट क्लियर या ब्राइट, तो इसका आ जाएगा डिम। सेकेंड स्ट्रेंजा है ऑन सोर क्रीम वॉल से लेकर स्टार ऑफ वर्ड्स तक। तो आइए अब मैं आपको इस स्ट्रेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है सोर। सोर का मतलब होता है अनप्लेजेंट या फिर ऐसी चीज़ जो सुहावनी न रही हो। सेकेंड वर्ड है शेक्सपियर हेड। शेक्सपियर हेड का मतलब होता है एक पिक्चर या स्टैचू शेक्सपियर के हेड की। थर्ड वर्ड है बेल्ट। बेल्ट का मतलब होता है हैविंग बेल्स, मतलब जहाँ पर घंटियाँ रखी हुई हो। फोर्थ वर्ड है डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दान। फिफ्थ वर्ड है सिविलाइज्ड डोम। सिविलाइज्ड डोम का मतलब होता है जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिविलाइज्ड हैं,
मतलब सभ्य समाज की कुछ संस्थाएं क्लासरूम की क्रीमी वॉल्स पर, मतलब क्लासरूम की गंदी दीवारों पर डोनेशन में मिले हुए गिफ्ट्स और शेक्सपियर की तस्वीर को लगा रखा था। लेकिन ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए कुछ भी काम की नहीं थी। क्लासरूम की दीवारों पर और भी पिक्चर लगी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ों की थी। जैसे पहली चीज़ जो यहाँ पर पोएट बताता है वो ये है कि जब सनराइज़ होता है तो उस समय जो अपना स्काई होता है वो क्लाउडलेस होता है, मतलब उस समय आप पूरे नीले स्काई को देख सकते हैं। फिर पोएट बताता है कि जो सिविलाइज सोसाइटीज़ होती है जहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वहाँ पर शहर में जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो एक अलग ही तरह से चमकते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और क्लासरूम में एक ऐसी भी पिक्चर है जहाँ पर टायरोल वैली को दर्शाया गया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और उन फ्लावर्स में बहुत अच्छी स्मेल आती है। साथ ही वहाँ पर एक बेल भी बनी हुई है जिससे बहुत ही अच्छा म्यूज़िक भी जनरेट हो रहा है। तो इन सभी ब्यूटीफुल चीज़ों की पिक्चर उस क्लासरूम की दीवार पर टंगी हुई थी। लेकिन ये सभी चीज़ उन बच्चों के बिल्कुल भी काम की नहीं थी, क्योंकि न तो जो सिविलाइज सोसाइटी है वो उन बच्चों के लिए कुछ कर रही है, न शेक्सपियर उन बच्चों के लिए कुछ कर सकता है। क्लासरूम की दीवार पर एक मैप भी था और पोएट यहाँ पर बताता है कि मैप तो वो लोग बनाते हैं जिनके हाथ में पावर होती है, जो डिक्टेटरशिप करना जानते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है हिटलर का, जो कि एक डिक्टेटर था और वो अपनी मर्जी से अपनी टेरिटरी की बाउंड्री को बढ़ा या घटा सकता था। लेकिन वो बच्चे जिस जगह पर अभी मौजूद थे वो इन पिक्चर्स में दिखाए गए सभी जगह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी और वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते थे जहाँ पर फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी उनके फ्यूचर को डोमिनेट करती थी। मतलब उनको ये भी नहीं पता होता था कि फ्यूचर में उनको क्या करना है। और उन बच्चों का वर्ल्ड ब्यूटीफुल वर्ड से बहुत ज़्यादा दूर था जहाँ पर रिवर्स, केव्स, ट्रीज और ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हो। तो आइए अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर डोनेशंस एंड पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हैड प्लेस्ड। शेक्सपियर की तस्वीर और डोनेशन से आए हुए गिफ्ट्स उस स्लम वाले क्लासरूम की स्क्रीमी दीवारों पर टंगे हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। तो यहाँ पर पोएट कॉन्करर्स और डिक्टेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अपनी मर्जी के अनुसार वर्ल्ड को बांट देते हैं और उस पर रूल करते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये वर्ल्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि रिच और इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग। फर्स्ट है अनप्लेजेंट, तो इसका हो जाएगा सॉर। सेकेंड है क्लाउडी थिक एयर, तो इसका हो जाएगा फॉग। और थर्ड है डिस्टेंट, तो इसका हो जाएगा फार। थर्ड पैसेज है श्योरली शेक्सपियर से लेकर बिग एज डूम तक। तो आइए अब मैं आपको इस पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है श्योरली। श्योरली का मतलब होता है डेफिनेटली। सेकेंड वर्ड है विग्ड। विग्ड का मतलब होता है नॉट गुड और नोबेल, मतलब जो चीज़ नेक नहीं होती है। थर्ड वर्ड है टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मतलब होता है प्रलोभन करना। फोर्थ वर्ड है टू स्टील। टू स्टील का मतलब होता है चुपके से भागकर उन चीज़ों को चुरा लेना। फिफ्थ वर्ड है स्लाइली। स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली। तो शेक्सपियर में उन बच्चों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, नहीं वो अमीर लोग उन बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे थे। ये जो वर्ड है उसमें बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शंस हैं, जैसे ब्यूटीफुल शिप, सन की वार्मथ और लव। तो ये जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो जाते हैं जब वो इन चीज़ों को देखते हैं। वो बच्चे चाहते हैं कि वो इस चीज़ को चुरा ले, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस थी। इन बच्चों का जीवन स्टार्ट होता है फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी से और ख़त्म हो जाता है डेथ पर। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे सराउंडिंग में रहते हैं और जो इनकी खुद की हालत है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा पतले दुबले होते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस को इन्होंने इनहेरिट किया होता है। और प्लस यहाँ पर जो पोएट है वो एक लड़की के बारे में बताते हैं जिसने एक स्पेक्टिकल्स पहन रखे होते हैं और वो स्पेक्टिकल्स के ग्लास भी ब्रोकन होते हैं। तो इस चीज़ से हम इन बच्चों की कंडीशन को समझ सकते हैं। और लास्ट में पोएट ये बोलते हैं कि ये जो स्लम्स हैं ये एक लिविंग हेल की तरह हैं, मतलब ये एक नरक की तरह हैं। और जो ये बच्चे हैं वो इस वर्ल्ड में एक ब्लॉट की तरह हैं, मतलब एक धब्बे की तरह हैं जहाँ पर रिच और ग्रेट पीपल रहते हैं। तो आइए अब मैं आपको इस स्ट्रेंजर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शेक्सपियर्स विकेड एंड अ मैप अ बैड एग्जाम्पल फॉर दीज चिल्ड्रन। तो शेक्सपियर को यहाँ पर विकेड इसलिए बताया गया है क्योंकि वो उन बच्चों के लिए कुछ भी काम का नहीं था, वो उनके कर्स्ड फेट को वापस से नहीं बदल सकता था। और यहाँ पर मैप को भी एक बैड एग्जाम्पल बताया गया है क्योंकि मैप उन लोगों के लिए ही काम का है जो कि रिच हैं और इस दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये मैप उन बच्चों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टेम्प्ट देम एंड व्हाई।
तो शिप, सन और लव और ऐसी कई ब्यूटीफुल चीज़ें उनको टेम्प्ट करती थी, और ये चीज़ें उनको टेम्प्ट इसलिए करती थी क्योंकि ये चीज़ें उनके पास नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सीक्रेटली, तो यहाँ पर है स्लाइली। सेकेंड है वेस्ट मटेरियल, तो इसका है स्लैग, और पीसेस मतलब बिट्स। फोर्थ स्ट्रेंजा है यूजलेस, गवर्नर, विजिटर, इंस्पेक्टर से लेकर देयर लैंग्वेज इज़ द सन तक। तो आइए अब मैं आपको इस पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब का मतलब होता है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, मतलब तहखाने में कब्र। सेकेंड वर्ड है एज्योर। एज्योर का मतलब होता है ब्लू स्काई। थर्ड वर्ड है गोल्ड सैंड। तो यहाँ पर जो बीच वाला इलाका रहता है तो उसमें जो गोल्डन सैंड होती है उसको यहाँ पर गोल्ड सैंड्स बोला गया है। इस स्ट्रेंजा में पोएट बोलता है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड और इन बच्चों के वर्ल्ड में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, और पोएट बोलता है कि ये जो सिविलाइज्ड पीपल हैं ये अगर चाहें तो वो इन बच्चों की ज़िंदगी को निखार सकते हैं, वो इसको चेंज कर सकते हैं। बस इनको इन बच्चों की ज़िंदगी में एक बार झांक कर देखना होगा, क्योंकि ये बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ये इनकी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ने देते, और इसी के कारण इन बच्चों को अभी कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। और ऐसा लगता है कि ये बच्चे कैटाकॉम्ब में फंस गए हों। तो जो सिविलाइज पीपल है उनको एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए और उनको इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जो भी रिस्ट्रिक्शंस ये फेस करते हैं उन लोगों को एक कोशिश करना चाहिए कि वो इस रिस्ट्रिक्शन को दूर करें, और इन लोगों को भी मौका दें कि ये ब्लू स्काई, बीचेस और इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकें। और लास्ट में पोएट ये बोलता है कि ओनली दोज पीपल मेक एंड क्रिएट हिस्ट्री हु हैड द वार्मथ ऑफ सन, मतलब जिन लोगों के पास सन की शक्ति होती है वो ही हिस्ट्री को मेक और क्रिएट करते हैं। अब सन की शक्ति से यहाँ पर मतलब है कि जिन लोगों के पास कॉन्फिडेंस होता है, जिन लोगों के पास पावर होती है, पॉजिटिविटी होती है और बाकी सभी ट्रेट्स होते हैं, वही लोग इस वर्ल्ड पर रूल करते हैं। तो आइए अब इस पैसेज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन क्लोज। तो क्लोज का मतलब हो जाएगा शट, अंडरग्राउंड ग्रेव्स मतलब कैटाकॉम्ब, और ब्लू स्काई मतलब एज्योर। तो आइए अब मैं आपको इस पोएम की राइमिंग स्कीम बता देता हूँ। तो इस पोएम में कोई डेफिनेट राइमिंग स्कीम नहीं है, क्योंकि स्टेफन स्पेंडर ने इस पोएम में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया है, जैसे मेटाफर, सिमिली एक्सेट्रा। तो अब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो की पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ लिटरेरी डिवाइस और आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। कीपिंग क्वाइट, इस पोएम को लिखा है पेब्लो नेरूदा ने। दोस्तों इस पोएम में पोएट ये बताते हैं कि हम इंसानों को आत्मनिरीक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन सभी रिस्ट्रिक्शन से ऊपर उठना होगा और एक भाईचारे की स्पिरिट लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें दूसरों में फॉल्ट निकालने के बजाय खुद को ग्रो करना होगा, और इसी तरह से हमें इस ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाना होगा। इस पोएम में पोएट बताता है कि हम लोगों को मेडिटेशन की कितनी ज़रूरत है इस संसार से हेट्रेड, वायलेंस और बाकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को हटाने के लिए। तो दोस्तों हम इस पोएम को स्ट्रेंजा वाइज डिस्कस करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रेंजा बताऊंगा, फिर हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखेंगे जिसको आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर उस पूरे स्ट्रेंजा का अच्छे से मीनिंग, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एज इट इज़ अपनी बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा है नाउ वी विल काउंट टू 12 से मूव अवर आर्म सो मच तक। तो आइए अब मैं आपको इस स्ट्रेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है काउंट। काउंट का मतलब होता है गिनना। सेकेंड वर्ड है 12। तो इस पोएम में जो घड़ी पर 12 घंटों के निशान होते हैं उसके लिए यहाँ पर 12 वर्ड का यूज़ किया गया है। थर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है मोशनलेस। फोर्थ वर्ड है फेस। फेस का मतलब है यहाँ पर सरफेस। तो स्ट्रेंजा की स्टार्टिंग होती है पोएट से, जहाँ पर वो कहता है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और आपको इस पूरे ड्यूरेशन में एकदम साइलेंट रहना है और मोशनलेस रहना है। यहाँ पर पोएट कहता है कि साइलेंट का मतलब ये है कि आपको दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर बात नहीं करनी है, प्लस आपको यहाँ पर अपने बॉडी मूवमेंट और आर्म मूवमेंट भी बिल्कुल नहीं करने हैं। तो ये था फर्स्ट स्ट्रेंजा का मीनिंग। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एग्जाम में आपको सबसे पहले तो ये स्ट्रेंजा दिया जाएगा, फिर उसके नीचे आपको 3 या 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो आइए अब हम वही क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
वाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट अप टू 12? तो पोएट हमें 12 तक गिनने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है उसमें 12 साइंस होते हैं। तो पोएट ये चाहता है कि जब तक वो 12 घंटे पूरे होते हैं तब तक आप बिल्कुल मोशनलेस रहें और किसी भी लैंग्वेज में कोई भी बात न करें। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज ही आस्क अस टू कीप स्टिल? मतलब पोएट हमें स्टिल रहने के लिए क्यों बोलता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अशांति है और ये अशांति फैलती है हमारे मूवमेंट से। तो अगर हम इन मूवमेंट्स को स्टॉप कर देंगे, अगर हम इन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देंगे तो अपने आप ही इस पूरे वर्ल्ड में शांति आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स से नंबर? तो इसका हो जाएगा काउंट। सेकेंड है मोशनलेस, तो इसका हो जाएगा स्टिल। थर्ड है सरफेस, तो सरफेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर फेस। सेकेंड स्ट्रेंजा है इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट से लेकर स्ट्रेंजनेस तक। आइए अब मैं आपको इस पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है एक्जॉटिक। एक्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअल। सेकेंड है मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड वर्ड है रश। रश का मतलब होता है हड़बड़ी। फोर्थ वर्ड है इंजन। इंजन का मतलब हो जाता है मशीन्स, डिवाइसेस एक्सेट्रा। फिफ्थ वर्ड है सडन। सडन का मतलब होता है एकदम। इस स्टेंजा में पोएट ये बोलता है कि ये पूरा टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है, जहाँ पर कोई भी शोर नहीं होगा, मशीन से आवाज़ें नहीं आएगी, लोग बाग अपना काम करना स्टॉप कर देंगे। तो हम सब इस अनफेमिलियर सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से और एक साथ मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। तो आइए अब मैं आपको इस पैसेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट और पोएट हैं पेब्लो नेरूदा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इट विल बी? तो इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग मोमेंट। ये एकदम ब्यूटीफुल और एक्साइटिंग मोमेंट रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन एंटाइसिंग। तो इसका हो जाएगा चार्मिंग। सेकेंड है मशीन्स, तो यहाँ पर मशीन्स को डिनोट करता है इंजन्स। थर्ड वर्ड है एट वंस, इसका हो जाएगा सडन। थर्ड स्टेंजा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी से लेकर एट हिज हर्ट हैंड्स तक। तो आइए अब मैं आपको इस पूरे स्टेंजा के इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है फिशरमैन। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा। सेकेंड है कोल्ड सी। कोल्ड सी का मतलब होता है ठंडा समुद्र जो कि पोल्स के पास में होता है। थर्ड वर्ड है हर्ट। हर्ट का मतलब होता है हार्म। फोर्थ वर्ड है वेल्स। वेल्स का मतलब होता है एक वेल मछली। फिफ्थ वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, मतलब किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। इस स्टेंजा में पोएट सबसे पहले फिशरमैन से बोलता है कि आप थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट ले लीजिए और आप कोल्ड सी में जाकर वेल मछलियों को मत पकड़िए। फिर जो लोग समुद्र के किनारे सॉल्ट निकाल रहे होते हैं उनको भी पोएट ये मैसेज देता है कि आप भी थोड़ी सी देर के लिए रुक जाइए और जो आपने अपने हाथों को हर्ट किया है सॉल्ट निकालते वक्त, तो आप लोग भी उन हर्ट हैंड का इलाज करवाइए, क्योंकि समुद्र के किनारे जो मजदूर सॉल्ट निकालते हैं उनके हाथ एकदम खराब हो जाते हैं सॉल्ट के कारण और वो एकदम फटने से लगते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पोएट ये कहता है कि आप थोड़ी देर रुकिए और अपने उन हाथों का इलाज करवाइए। तो आइए अब मैं आपको इस स्टेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फिशरमैन डू इन द कोल्ड सी? तो कोल्ड सी में फिशरमैन मछलियां पकड़ते हैं और पर्टिकुलरली वो वेल्स को पकड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन दोज हु कैच फिश। तो इसका हो जाएगा फिशरमैन। लार्ज फिशेस हो जाएगा वेल्स और कलेक्टिंग का आ जाएगा गैदरिंग। फोर्थ स्टेंजा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर से लेकर डूइंग नथिंग। तो आइए अब मैं आपको इस स्टेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है ग्रीन वॉर। ग्रीन वॉर का मतलब होता है वॉर अगेंस्ट एनवायरमेंट। सेकेंड है वॉर विथ गैस, इसका मतलब है पॉइजनस गैस का यूज़ करना वॉर के दौरान। थर्ड वर्ड है वॉर विथ फायर, मतलब आर्म्स और एम्यूनेशंस का यूज़ करना, अग्निशस्त्र का यूज़ करना वॉर्स में। फोर्थ वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, विजय। फिफ्थ वर्ड है सर्वाइवर। सर्वाइवर का मतलब ये है जो लोग जीवित बच जाते हैं वॉर के बाद तो उनको सर्वाइवर्स कहा जाता है। तो इस स्टेंजा में जो भी लोग वॉर लड़ रहे होते हैं उनको ये सलाह देता है कि आप थोड़ी सी देर के लिए इस वॉर को रोक दीजिए, क्योंकि जब आप वॉर करते हैं तो वहाँ पर आप पॉइजनस गैसेस का यूज़ करते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का यूज़ करते हैं, भारी भारी बॉम्ब्स का यूज़ करते हैं, जिससे आप पूरी ह्यूमन काइंड को, आप पूरी मैन काइंड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली वॉर सिर्फ आप उस सामने वाले अपोनेंट के अगेंस्ट नहीं लड़ रहे हैं, ये जो वॉर है इसको आप इन्वायरमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो इसलिए पोएट ये बोलता है कि थोड़ी सी देर के लिए आप वॉर करना रोक दीजिए
और आप अपने फैमिली के साथ, अपने ब्रदर के साथ अपने टाइम को स्पेंड कीजिए और इस आर्मी की गंदी सी यूनिफॉर्म को हटाकर आप कुछ साफ कपड़े पहन लीजिए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन दोज हु लेफ्ट अलाइव। तो इसका आ जाएगा सर्वाइवर। सेकेंड है वियर, वियर का मतलब है पुट ऑन, और विन मतलब विक्ट्री। फिफ्थ स्टेंजा है व्हाट आई वांट से लेकर डेथ तक। तो आइए अब मैं आपको इस स्टेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज का मतलब है गलत समझना। सेकेंड है इनएक्टिविटी, मतलब डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना। थर्ड वर्ड है ट्रक विथ, मतलब किसी से संबंध बनाना। फोर्थ है सिंगल माइंडेड, मतलब एक ही चीज़ पर फोकस करना। फिफ्थ वर्ड है ह्यूज, मतलब विशाल, बहुत लॉन्ग। तो इस स्टेंजा में पोएट ये बताता है कि वो सबको एडवाइस तो कर रहा है कि आप सभी को साइलेंट रहना है, लेकिन यहाँ पर जो साइलेंस है उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो होता है डेथ, और साइलेंस से वो यही चाहता है कि जो हम फास्ट पेस लाइफ में हमेशा इसी मोटिव से हमारी ज़िंदगी को गुजारते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें हमेशा कुछ करते रहना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखना है। तो पोएट यही चाहता है कि हम इस बिजी लाइफ से थोड़ा सा रेस्ट लें, क्योंकि कभी कभार कुछ न करना भी हमारे लिए अच्छा ही है। तो आइए अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट वांट हिमसेल्फ टू बी। तो यहाँ पर पोएट ये चाहता है कि वो जो साइलेंस की एडवाइस दे रहा है उसको लोग बाग इनएक्टिविटी से कंफ्यूज न कर लें। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग। तो इसका मतलब है इनएक्टिविटी। सेकेंड है एसोसिएशन विथ, इसका मतलब है ट्रक विथ। थर्ड है वास्ट, वास्ट का मतलब है ह्यूज। सिक्स स्टेंजा है परहैप्स द अर्थ विल टीच से लेकर आई विल गो तक। तो आइए अब मैं आपको इस स्टेंजा के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। सेकेंड वर्ड है अलाइव, अलाइव का मतलब है जीवित। थर्ड वर्ड है क्वाइट, क्वाइट का मतलब है साइलेंट या एकदम चुप हो जाना। इस स्टेंजा में पोएट अर्थ को पर्सोनिफाई करते हैं। यहाँ पर पोएट बताते हैं कि हम सब लोग अर्थ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अर्थ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लाइफ कभी भी स्टॉप नहीं होती है। भले ही इस अर्थ पे सब लोग मर जाएं, लेकिन एक चीज़ जो जीवित रहेगी वो है अर्थ इटसेल्फ। तो यहाँ पर पोएट यही बोलना चाह रहे हैं कि मैं अब 1 से लेकर 12 तक की गिनती करूँगा और आप सब लोगों को इस पीरियड में एकदम चुप रहना है, मोशनलेस रहना है, और फिर इस गिनती के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन टीच अस। तो अर्थ पूरी इस मैनकाइंड को एक सीख दे सकती है, और वो सीख ये है कि हमें इस अर्थ पर कैसे रहना है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन अपीयर्स। तो अपीयर का आ जाएगा यहाँ पर सीम्स। सेकेंड वर्ड है नॉट लिविंग, नॉट लिविंग मतलब डेड। और थर्ड वर्ड है साइलेंट, साइलेंट का मतलब हो जाएगा क्वाइट। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस पोएम से रिलेटेड कुछ पोएट्रिक डिवाइसेस, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इस स्टेंजा में कौन कौन से पोएट्रिक डिवाइसेस को यूज़ किया गया है। तो इस पोएम का पोएट्रिक डिवाइस है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन का मतलब होता है 2 वर्ड्स जिसका स्टार्टिंग लेटर सेम हो। तो यहाँ पर कुछ पोएट्रिक डिवाइसेस हैं सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हैंड्स, क्लीन क्लॉथ्स, वी विल, वी वुड, वॉर्स विथ। तो यहाँ पर दोनों लेटर्स में जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं वो सेम है, इसीलिए ये एक पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। with